गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 17, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक हम लोग लेके आए हैं। तो आज सैटरडे का दिन है, वीकेंड का टाइम है, तो द हिंदू वालों को भी इस बात का पता था कि बच्चों के दिमाग में ज्यादा जोर डालना नहीं है, इसलिए टॉपिक आज थोड़े से कम है और कुछ टॉपिक रिपीटेड हैं, कुछ टॉपिक नए हैं, तो थोड़ा सा देख लेंगे। तो आज ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। फ्राइडे तक इसकी क्लास होती है, सैटरडे संडे आप फ्री रहते हो और वो डाउट सेशन वगैरह होते हैं, आप वो कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट एस्पिरेंट अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो आप ले सकते हो, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर सकते हो। 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी आपकी पूरी कवर करवाई जाएंगी। अभी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, तो ज्यादा वेट मत करिए, जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन करिए। तो क्या क्या करने वाले हैं आज हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एससीओ की मीटिंग हुई है, हल्का फुल्का इसको हम लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग इसको कई दिन से पढ़ ही रहे हैं। मैरिटल रेप ये हम लोगों ने पहले टॉपिक किया हुआ है, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं, प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं, उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे श्रीलंका के साथ। इसको हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं। श्रीलंका के साथ ऑलरेडी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अपग्रेड करेंगे, ठीक है। थोड़ा उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे जो श्रीलंका के साथ हम लोगों ने लिए हुए हैं। उसके अलावा आरबीआई इन्फ्लेशन हल्का सा टॉपिक है, 2 मिनट का, इसको थोड़ा कर लेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वैसे तो ये पुराना टॉपिक है, लेकिन एक केस स्टडी के तौर पे आज हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और एक आदमी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में उसको 6 महीने की सजा सुनाई गई है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है एडिटोरियल, वो आता है पॉपुलेशन से, तो इसको यहाँ से करेंगे क्योंकि आज सैटरडे है ना, तो आज एक्सप्लेनर सेक्शन नहीं आता है, तो आज हम लोग इसी से काम चलाएंगे। लेकिन एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं भैया क्या हो रहा है। तो ये तो हम थोड़ी देर में करेंगे ही। एससीओ की मीटिंग में मोदी जी गए हैं, वहां पे कई लोगों से मुलाकात करी है, क्या इन्होंने कहा है पुतिन भाई साहब को, थोड़ा सा देख लेंगे। उसके अलावा ईस्टर अटैक, ये देखिए ईस्टर का दिन था श्रीलंका में और 2019 की ये बात है, और वहां पे कुछ चर्च में हमले हुए थे श्रीलंका में और 200 प्लस लोग मारे गए थे श्रीलंका में। बहुत ज्यादा डेडली अटैक था ये। और जब से वो अटैक हुआ था तो श्रीलंका में फॉरेन ट्रैवलर्स काफी कम हो गए थे, और फिर बाद में कोविड-19 हुआ, वो सारी चीजों की वजह से। तो श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उसमें ईस्टर अटैक का आफ्टर मैथ, मतलब इसके बाद में जो लोगों ने आना वहां पे कम शुरू कर दिया, वो भी एक काफी बड़ा कारण माना जाता है। तो श्रीसेना जी जो है वो वहां के प्रेसिडेंट रहे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, इनका नाम भी उसके अंदर आया है। इन्होंने कुछ पॉलिटिकल गेन्स के लिए वहां पे बुद्धिस्ट वोट्स को वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में जो है इन्होंने ईस्टर अटैक करवाए थे, इनका नाम भी उसके अंदर आता है। लेट्स सी क्या होता है, ये पूरा मामला इसमें क्या जाएगा। उसके अलावा ये तो वैसे फालतू की चीज है। केदारनाथ टेम्पल का जो सैंक्टम है ना, जो उस जिसे हम लोग गर्भगृह बोलते हैं, जहाँ पे मेन जो डेटी होते हैं, जहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है। अभी देखिए मैंने कभी केदारनाथ में यात्रा किया नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है ना सैंक्टम के अंदर, वो पूरा सिल्वर का बना हुआ है, ठीक है। सिल्वर की दीवारें हैं, मतलब दीवारों के ऊपर जो कोटिंग की गई है सिल्वर की गई है, जो छत्र है उसके ऊपर वो भी सिल्वर का है, चांदी का है। तो और ये बहुत ज्यादा पहले नहीं, 2017 में ही इसको चांदी का बनाया गया था। फिर अभी कोई गुजरात से कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है और ना ही वो बताने वाले हैं, कोई एक गुप्त दान है, तो उन्हें गुप्त दान किया है, करोड़ों रुपए का किया होगा ऑफ कोर्स। तो वो क्या करने वाले हैं, इस चांदी को रिप्लेस करने वाले हैं गोल्ड के साथ। तो गर्भगृह के अंदर सैंक्टम के अंदर अभी सब चीजें गोल्ड की होंगी। जो छत्र लगेगा वो भी दीवारों के ऊपर जो सिल्वर प्लेटिंग है उसको हटा के गोल्ड प्लेटिंग का कर दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं, बाकी और इसमें कुछ खास था नहीं। बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक पे। तो देखिए पहला टॉपिक तो मोदी जी ने मुलाकात करी है, एससीओ मीट, मोदी एंड शरीफ स्पार ओवर द ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस। तो शरीफ कौन है, ये नवाज शरीफ के भाई साहब हैं, पाकिस्तान के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उनके साथ मोदी ने बात किया है, किसके बारे में बात किया है, ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस के बारे में। देखिए थोड़ा आपको बता देता हूँ ये है क्या। ट्रांजिट समझ रहे हो, ट्रेड एक्सेस मतलब ट्रांसपोर्टेशन के एक्सेस की हम बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए क्या है ना कि इधर हमारा इंडिया आ जाता है, इधर पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है अफगानिस्तान, फिर इधर आपका ईरान आ जाता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ जाती हैं। इंडिया से अगर आपको अफगानिस्तान में जाना है तो पाकिस्तान के थ्रू होके आपको जाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान में डायरेक्टली जा नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान परमिशन देता नहीं है। हमें घूम फिर के जो है चाबहार पोर्ट से होते हुए इधर कहीं जाना पड़ता है, जो बहुत लंबा रूट पड़ता है, सेफ भी नहीं है, वो सारी चीजें, टाइम लगता है, पैसा लगता है। तो पाकिस्तान के साथ हम लोग काफी समय से नेगोशिएशन कर रहे हैं कि भाई साहब आप हमें ट्रांजिट रूट दे दीजिए, थ्रू पाकिस्तान हम लोग जा सकें। देखिए अभी अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस चल रहा है, तो वहां पे 50,000 टन वीट हम लोगों को अफगानिस्तान भेजना था, तो बहुत दिनों तक ट्रक यहीं पे खड़े रहे,
वाघा बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान ने जाने नहीं दिया। तो पाकिस्तान अपनी जो पोजीशन है ना जियोपॉलिटिक्स को काफी फायदा उठाता है, और जिसकी वजह से हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, अफगानिस्तान वगैरह के साथ उतना ज्यादा ट्रेड एंगेजमेंट नहीं कर पाते जितना हम लोग कर सकते थे। तो इसके बारे में उन्होंने बात किया है। पाकिस्तान बार बार रिफ्यूज करता रहता है, ब्लैकमेल करते एक तरह से हमें। उसके अलावा और भी कई सारी मोदी जी ने वहाँ पे बात किया है, फूड क्राइसिस के बारे में बात किया है, कोविड-19 की वजह से जो चीजें हुई, सप्लाई चेन की जो दिक्कत है, यूक्रेन के अंदर जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, उस सब की हम लोगों ने बात किया है। और इस मीटिंग के अंदर पहली बार जो है वो फेस टू फेस 2020 के बाद जी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। जब से लद्दाख में इशू हुआ था तब से मिले नहीं है। इवन जब से कोविड शुरू हुआ है ना, उससे भी थोड़ा पहले जी जिनपिंग चाइना से निकले ही नहीं है। पहली बार वो जो है निकल के जो है वो गए हुए हैं, पहली बार एससीओ की मीटिंग अटेंड करने में। अदरवाइज वो किसी अपने ऐसे चेले चपाटों को भेज देते थे। उसके अलावा चाबहार पोर्ट एक ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, जिसमें पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन चाबहार पोर्ट में अपनी अलग तरह की समस्याएं हैं। ईरान को जो है फुल मेंबर बना दिया गया है, तो इंडिया ने भी इसका स्वागत किया है ऑफ कोर्स। और एससीओ काफी बड़ा ग्रुप है, ऐसी बात नहीं है। 30% वर्ल्ड का जीडीपी, 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन एससीओ के अंदर में आता है। मोदी जी से अलग बात किया मोदी जी ने, क्योंकि इनकी दोस्ती काफी गहरी है, हमारे रिश्ते काफी पुराने हैं, डिफेंस हो चाहे कल्चरल हो इकोनॉमिकल हो, जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ मोदी जी ने बात किया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पब्लिक फोरम पे, इंटरनेशनल पब्लिक फोरम पे, इंडिया ने इनडायरेक्टली रशिया को, आप ये समझ लीजिए, थोड़ा क्रिटिसाइज किया है। मोदी जी ने सरेआम जो है पुतिन जी को ये कहा कि भाई ये जो आज का जमाना है ना, टुडेज टाइम इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। भैया वो लड़ाइयां होती थी, झगड़े होते थे, वर्ल्ड वॉर होते थे, वो समय गया। आज वो समय नहीं है। आप उस पुराने जमाने में क्यों जा रहे हो? एरा ऑफ वॉर इज ओवर। और इंडिया जो है वो डिसकंफर्टेबल फील कर रहा है रशिया के अटैक से, ऐसा मोदी जी ने को कहा है। और ये प्राइवेट नहीं कहा है, पब्लिक में कहा है। तो अपनी जो हमारे जो अनइजीनेस है वो उन्होंने कहा है। मोदी जी ने भी कहा कि भाई हर समस्या को दूर करने के 3 तरीके हो सकते हैं, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग। आप लड़ाई झगड़ा बंद करो, उसमें कुछ नहीं रखा है, सब लोग परेशान हैं। दुनिया भर में फूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ गए हैं, है ना, एनर्जी सिक्योरिटी की दिक्कत हो गई है। तो थोड़ा भाई लड़ाई झगड़ा बंद करो। हालांकि पुतिन जी ने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से बंद करने की, लेकिन वो क्या करें, यूक्रेन की गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअली ब्लेम कर रहे हैं यूक्रेन को। तो सीधी सी बातें करते ही हैं, है ना, खुद को ब्लेम थोड़ी करेंगे। तो यूक्रेन को ब्लेम कर रहे हैं, यूक्रेन उनको ब्लेम कर रहा है ना, वो चीजें चल रही हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी वो ये वाली है। रशिया ने खुद अपने आप से ये कहा है कि वो इंडिया के साथ वीजा फ्री ट्रेवल डील करना चाहते हैं। तो आपको अगर फ्यूचर में अगर ये डील होती है प्रॉपर, तो रशिया का वीजा नहीं लेना पड़ेगा दोस्तों। आराम से जो है आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, वीजा फ्री जो है आप एंट्री करिए, सीधा वहां की टिकट कटवाइए, मॉस्को पहुंचिए, और वहां जाने के बाद जो आपको जितने दिन वहां पे घूमना है आप आराम से परमिशन ले सकते हो। ये बहुत जबरदस्त चीज हो जाएगी अगर रशिया के साथ हम लोगों ने कर दिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट सीक्स सेंटर्स रिप्लाई ऑन द इश्यू ऑफ मैरिटल रेप। बेसिकली ये मामला वैसे तो दिल्ली का है। दिल्ली में जो है मार्च के महीने में केस हुआ था मैरिटल रेप वाला, जिसमें दिल्ली के 2 जजेस वहां पे बैठे थे। एक जज ने ये कहा था कि मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज होना चाहिए, दूसरे जज ने ये कहा था कि क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली वो डिसीजन टाई हो गया था। ठीक है, अब वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो मैरिटल रेप वाला मामला है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते भाई, हायर अथॉरिटी को इसको डिसाइड करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ वेरी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चन हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी सुप्रीम होती है। तो इन्होंने ये कहा तो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने ये कहा कि जो सर मैरिटल जो रेप होता है वो क्रिमिनलाइज होना चाहिए। अब उसके पूरे चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। क्या बताइए, क्या मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले कई बार जवाब अपना दिया हुआ है। उनका यह कहना है कि इंडिया जैसी कंट्री में जो मैरिज है ना, वो एक सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशन होता है, एक पवित्र इंस्टीट्यूशन होता है, तो वहां पे मैरिटल रेप वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। सेंटर ने यह भी कहा है पहले कि अगर मैरिटल रेप को लीगलाइज कर दिया, इंडिया में क्रिमिनलाइज अगर कर दिया गया, तो भाई बहुत सारे फेक केसेस भी होंगे, है ना, झूठ मूठ के केस जो है वो पकड़े जाएंगे। इसकी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है। बट ठीक है, नया केस है, नया उन्होंने मांगा है। तो एक हस्बैंड जो है और एक वाइफ के बीच में जो जो इंटरकोर्स होता है, जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में ये है कि भाई जो किसी की वाइफ है,
अगर वो नो मीन्स नो बोले, मतलब अगर वो कहे कि भाई आज मेरा मन नहीं है, मुझे सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो उस केस में जब उसका हस्बैंड उसके साथ जबरदस्ती करता है तो क्या वो रेप काउंट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, इसके ऊपर बड़ा सवाल है। इंडिया में जो एग्जिस्टिंग कानून है, हमारा जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड, उसमें जो सेक्शन 375 है वो रेप की बात करता है, और उसके अंदर 6 कंडीशंस ऐसी होती हैं जब किसी को रेप की मतलब रेप डिफाइन किया गया एक तरह से आप ये कह सकते हो। पहला तो ये है कि अगर किसी की इच्छा के खिलाफ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो वो रेप माना जाता है, उसका कंसेंट अगर नहीं होता है तो ठीक है, वो रेप माना जाता है। दूसरा, अगर आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हो, ठीक है, और उसके साथ उसको हर्ट करते हो, डेथ से उसको अगर आप थ्रेट करते हो तो उसको भी जो है रेप की कैटेगरी में डाला जाता है। ये सब आर्टिकल 375 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें उन्होंने यहाँ पे कही हैं। यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि भाई अगर किसी की आदमी की कोई वाइफ है और अगर वो 15 साल से प्लस है, वो 16 साल की है, 16.5 साल की है, 15.5 साल की है, अगर उसके साथ उसका हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता। समझ रहे हो? ये वाइफ की मैं बात कर रहा हूं। आपका कोई लाइफ पार्टनर होता, मतलब आपका कोई पार्टनर होती है, गर्लफ्रेंड होती है, वो लिव इन पार्टनर होती हैं, उस केस में अगर वो 18 साल से कम है तो वो रेप माना जाएगा। लेकिन अगर कोई वाइफ है आपकी, अगर वो 15 साल से ऊपर है तो उस केस में रेप नहीं माना जाएगा, चाहे उसका कंसेंट हो या उसका कंसेंट ना हो। मतलब उसकी मर्जी के बेसिकली ये एक मर्द को अधिकार दिया गया है कि अगर उसकी शादी हो जाती है और उसकी वाइफ 15 साल से ऊपर है, भैया उसकी वाइफ का मन करे या ना करे, ठीक है, अगर वो उसके साथ जो है फोर्सफुली भी इवन अगर वो करता है तो डेफिनेटली उसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। उसे आप डोमेस्टिक वायलेंस कह सकते हो अगर मारपीट करता है, लेकिन रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब इसको लेके ही बहुत सारे सवाल हैं। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज, जहां पे मैरिटल रेप वाला कॉन्सेप्ट माना जाता है। इंडिया में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है फर्दर, वो थोड़ा देखना रहेगा। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड हमें पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका सेट टू रिवाइव एंड अपग्रेड एफटीए विद इंडिया। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं। 2000 में इंडिया और श्रीलंका ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपस में किया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब शायद समझते ही होंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आपकी कंट्री से मेरी कंट्री में जो भी सामान आएगा, आपकी कंट्री के सामान को हम लोग डोमेस्टिक सामान की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब उसके ऊपर टैक्सेशन वगैरह नहीं लगाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगाएंगे। ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2000 में हम लोगों ने किया था श्रीलंका के साथ। अभी श्रीलंका चाहता है कि उसको अपग्रेड करे, उसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप के लेवल पे लेके जाए। हालांकि श्रीलंका में इसका काफी वहां पे इसका अपोज कर रहे हैं लोग, और ऐसी बात नहीं है कि कोई नया प्रपोजल है, बहुत समय से प्रपोजल भी चल रहा है। लेकिन वहां की जनता का ये कहना है कि कुछ लोगों का ये कहना है श्रीलंका में, अगर श्रीलंका ये करता है इंडिया के साथ तो इंडिया यहाँ पे ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि इंडिया बड़ा इकोनॉमी है जो है ना। श्रीलंकन इकोनॉमी में हम लोग सामान को सस्ते में बेच सकते हैं, श्रीलंका की डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है बर्बाद हो सकती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन अभी आपको पता ही है कि श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए उसमें इंडिया ने कितनी ज्यादा हेल्प किया श्रीलंका का, है ना। तो इसलिए श्रीलंका चाहता है कि उसको अपग्रेड करे, खासकर जैसे जो पावर सेक्टर में, सोलर पावर सेक्टर में, विंड एनर्जी में, यहाँ पे अपग्रेड करने की जरूरत है। उसके अलावा अभी थोड़े समय पहले आपको पता ही है कि जो त्रिकोमली ऑयल टैंक है उसका प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया है अडानी ग्रुप को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, अडानी ग्रुप है बेसिकली तो, और श्रीलंका की कोई प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर वो काम करने वाले। कंपनी आपने याद नहीं रखना है। तो ये देखिए जो है त्रिकोमली है, ये यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा, ठीक है। और ये छोटा सा बे है एक, और हालांकि इसको चाइना बे कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है मुझे पता नहीं, चाइना बे कहा जाता है इसको। ये ना देखिए ये इस तरह के ये दिखाई देते हैं। ये आपको नजर जो आ रहा है ना, ये टैंक है, ऑयल टैंक, इसके अंदर तेल भर के रखा जाता है, और संख्या में काफी ज्यादा है, 99 है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बेसिकली इसको बनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा, और इस समय ज्यादा वर्किंग में नहीं है, ठीक है, सिर्फ 19-20 ही वर्किंग में है, बाकी ऐसे खाली पड़े हुए हैं। तो इंडिया चाहता है कि इनको मेंटेन करे, इनको प्रॉपर तरीके से रिस्टोर करे, ताकि इसके अंदर दोबारा से तेल को रिस्टोर किया जा सके और श्रीलंका की हेल्प यहाँ पे की जा सके। ये इंडिया का जो है प्रपोजल था, और फाइनली अभी इंडिया ने को ये प्रपोजल दे दिया गया है फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स तक।
तो अगले 35 सालों तक जो है इंडिया इनको मेंटेन करने वाला है। तो एक काफी अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पे हुआ है। इवन कोलंबो जो एयरपोर्ट है श्रीलंका में, उसका जो एक सेक्शन है वो भी इंडिया की गवर्नमेंट को दिया गया है। तो कुछ कुछ चीजें हुई हैं, तो श्रीलंका के साथ इंप्रूव हो रही हैं चीजें हमारी। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है, ये इसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं कि नहीं करते हैं, आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ठीक है। और इसमें कुछ खास था नहीं। फ्रंट लोडेड रेट हाइक्स नीडेड टू टेम इन्फ्लेशन, मतलब हाइक की किसकी बात, रेट हाइक किसकी बात कर रहा है वो रेपो रेट की बात कर रहा है, ठीक है। रेपो रेट की बात कर रहा है। रेपो रेट इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की होती है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मनी सप्लाई, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा ली गई कोई भी पॉलिसी जो मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी पॉलिसी, ठीक है। और ये किया जाता है इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है कि नहीं, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाती है मार्केट में। तो भैया जब हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा तो अब क्या ही खरीदोगे, जब नहीं खरीदोगे तो दाम अपने आप ही कम हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो और ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई फाड़ा ऐसे ही कर दिया, नहीं नहीं, इट्स अ लीगल, कानूनी रूप से आरबीआई जो है वो बाइंडिंग है कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और इन्फ्लेशन की लिमिट कितनी होती है, 2% to 6%, है ना, 4% ±2 होती है। तो आरबीआई ने ये कहा है कि भाई इंडिया में काफी समय से इन्फ्लेशन काफी हाई था, इवन अभी भी 7% के लगभग चल रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। हालांकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाया जाता है तो ग्रोथ कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब पैसा मनी सप्लाई कम हो जाती है मार्केट में तो ग्रोथ अपने आप ही कम हो जाती है, लोग सामान खरीदेंगे नहीं, मैन्युफैक्चर होगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं। तो आरबीआई ने कहा कि देखो यार ये धर्म संकट होता है, आरबीआई के सामने हमेशा ही धर्म संकट होता है। एक तरफ होती है इन्फ्लेशन और एक तरफ होती है ग्रोथ। अगर वो ग्रोथ करने लगते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने लगते हैं तो ग्रोथ कम हो जाती है। ये धर्म संकट होता है एक तरह का। तो आरबीआई को बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। आरबीआई कभी कभी इन्फ्लेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, कभी कभी ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। तो आरबीआई ने ये कहा कि देखिए भाई ग्रोथ तो होती रहेगी, है ना, इन्फ्लेशन ज्यादा जरूरी है कंट्रोल करना, क्योंकि इन्फ्लेशन की मार जो है वो गरीब आदमी पे सबसे ज्यादा पड़ती है। तो यही बेसिकली आरबीआई ने यहाँ पे कहा है, और इसमें कुछ खास था नहीं। और ये रिपीटेड सी चीज आपको पहले बहुत अच्छे से पता है। इसलिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पे इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन को पढ़िए, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, एक एडिटोरियल सेक्शन का ही छोटा सा पार्ट है जो कहता है कि ओप्रेसर्स रोंग। देखिए क्या कहता है, पूरा मामला जो है ये कहाँ का है। ये मामला है मदुरई का, ठीक है। तो मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने क्या किया, एक यूट्यूबर हुआ करते हैं वहां पे जिनका नाम है सोवक्कू ए शंकर। ये क्या इनके चैनल पे क्या करते हैं, ये अपने चैनल पे पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं और जुडिशरी के ऊपर काफी ज्यादा कमेंट करते हैं। इन्होंने कुछ समय पहले ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में इन्होंने जुडिशरी को और कुछ जजेस को एकदम खरी खोटी सुनाई थी, ठीक है, भर भर के इन्होंने गरियाया था बेसिकली। अब वो मामला जो है भैया दिल्ली मद्रास हाई कोर्ट को दिल पे ले गए। तो उन्होंने क्या किया, इनको ये कहा कि भाई इनको 6 महीने की सजा सुना दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में, ठीक है। अगर कोई जुडिशरी को एक हद से ज्यादा गाली देता है, अगर वो जजेस के ऊपर झूठे मूठे आरोप लगाता है, उनको बदनाम करने की कोशिश करता है पब्लिक के बीच में, तो उसको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सजा सुना सकता है, ठीक है। थोड़े समय पहले भी प्रशांत भूषण के ऊपर केस हुआ था, जब उनके ऊपर ₹1 का फाइन लगा दिया गया था ना। अब वो बहुत सारे केस ऐसे होते रहते हैं। तो ये है पूरे का पूरा मामला। अब ये शंकर ने क्या कहा था, ऐसा अपने यूट्यूब पे ट्वीट पे क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जुडिशरी के अंदर दलित्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है, जबकि ब्राह्मण्स की रिप्रेजेंटेशन वहां पे बहुत ज्यादा है। तो इसलिए उन्होंने उनको गरियाया था। और ये एक्चुअली सिर्फ ऐसा भी नहीं है, इन्होंने कई जजेस का नाम लेके उनके ऊपर करप्शन के आरोप भी लगाए थे, ठीक है। तो ये बनता है पूरे का पूरा मामला। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मोटिव क्या होता है। इसका मोटिव होता है कि ऐसे लोगों को पनिश करना जो कि जुडिशरी को हार्म पहुंचाते हैं या उसके ऊपर जो है फालतू का अटैक करते हैं। इससे क्या होता है, पब्लिक के अंदर जो है वो जुडिशरी की फेथ कम हो जाती है, ट्रस्ट कम हो जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ऐसे लोगों के ऊपर लगाम कसना जरूरी होता है जो जुडिशरी को बहुत ज्यादा गरियाते हैं पब्लिक डोमेन के अंदर। तो ये होता है पूरे का पूरा इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और
अब ऐसा भी नहीं है कि भाई सिर्फ आपके जैसे मेरे जैसे लोग ही जुडिशरी को गिराते हैं। खुद जुडिशरी के लोग जुडिशरी की को क्रिटिसाइज करते हैं। रिटायर्ड जो लॉयर्स होते हैं वो जुडिशरी को क्रिटिसाइज करते हैं। रिटायर्ड जज होते हैं वो जो है क्रिटिसाइज करते हैं। 2018 में आपने केस देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जब उन्होंने इंडिया के सीजीआई को पब्लिक डोमेन में यह कहा था कि भाई ये मिसयूज कर रहे हैं अपनी पोजीशन का। अरे मेरे जैसे आप जैसे लोगों को छोड़िए, जब सुप्रीम कोर्ट के जज खुद जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो भैया फिर आम जनता की क्या बात कर सकते हो। पुराने जजेस जो रिटायर हो चुके हैं, जो सीनियर लॉयर्स हैं, वो कई बार जो है कोर्ट के ऊपर जो है सवाल उठाते हैं, उनकी नीयत के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनकी प्रैक्टिस के ऊपर सवाल उठाते हैं। ठीक है, तो ये होता है पूरे का पूरा मामला। तो क्रिटिसाइज तो सब लोग करते हैं ना भाई, और अगर जेन्युइन क्रिटिसिज्म है तो उसको करने में क्या हर्ज है, किया जाना चाहिए, राइट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये होता है कि जुडिशरी अपने आप को बेसिकली प्रोटेक्ट करती है। और बड़ी बात यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए किसी को केस भी नहीं डालना पड़ता है, जुडिशरी खुद जो है उसको केस को ले लेती है। जैसे मान लो आज मैं न्यूज़पेपर के एनालिसिस कर रहा हूं, मैंने 2-4 जजेस का नाम लेके जो है कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, जुडिशरी के बारे में कोई भी बहुत उल्टी सीधी बातें बोल दी मैंने। अब उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद ही मेरे ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इसके पीछे क्या कोई लीगल सैंक्शन होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन नहीं किया गया है, फिर भी हमारे पास जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971, ये इसको डिफाइन भी करता है और ये इसके अंदर कंडीशंस भी जो है बताता है। ऐसे हमारे पास आर्टिकल 129 है, वो किसके बारे में बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आर्टिकल 215 जो है हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट कोर्ट की बात करता है। तो क्या क्या चीज कारण ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो पहले देखिए, इन्होंने सीधी सीधी बात कही है कि भाई मान लो कोर्ट ने आपको सजा सुनाई, ठीक है, कोर्ट ने ये कहा मैंने कोई क्राइम कर दिया, कोर्ट ने जो है मेरे ऊपर 10,000 रुपए का फाइन लगा दिया, ठीक है, और मैंने वो फाइन दिया नहीं, तो ये भी क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, क्योंकि आपने कोर्ट के डिसीजन का, कोर्ट के वर्डिक्ट का रिस्पेक्ट नहीं किया। दिस इज ऑल्सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, डिसओबीडियंस जो होता है। तो ये तो होता है सिविल कंटेम्प्ट। एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जब आप कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करना शुरू कर देते हो, जब आप कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर देते हो, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हो। आपने पुलिस की कार्रवाई को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, आपने लॉयर को पीट दिया, आपने विटनेस को पीट दिया, है ना, ये सब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर में आता है, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। ठीक है, तो इन सारे केसेस में कोर्ट जो है इस तरह की चीजें कर सकता है। अब ये एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा है कि क्या जुडिशरी को ऐसा किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जुडिशरी को काफी लिबरल होना चाहिए, ठीक है, लिबरल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए भैया, ठीक है, जेन्युइन क्रिटिसिज्म चलता है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, एक अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा या हाई कोर्ट ऐसे नहीं करेंगे तो लोग सड़कों पे आके जजेस का नाम ले लेके गालियां देना शुरू कर देंगे, तो इससे हमारी जुडिशरी की जो सैंक्टिटी है ना, उसके ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं। तो दोनों तरफ अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आप जो है डेफिनेटली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होने चाहिए। इवन क्वेश्चन भी आप यहाँ पे बना सकते हो कि व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विद सम एग्जांपल्स। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जांपल है, केस स्टडी अभी हम लोगों ने किया है, इसको भी जो है आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास जो एडिटोरियल है, आज अच्छा एडिटोरियल है, पॉपुलेशन को लेके है। तो देखिए क्या कहा इन्होंने ये कह रहे हैं कि भैया जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो जो है धीरे 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 जो है वो इंक्रीज हो रही है। वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, कुछ हिस्सों में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और 2030 तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 8.5 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी, मतलब 850 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ जो एवरेज ग्लोबल फर्टिलिटी है वो पिछले 70 ईयर से कम हो रही है। ठीक है, जैसे इन्होंने ये कहा कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वीमेन जो है वो 50% डिक्लाइन हो गए हैं। 1951 में ऑन एन एवरेज एक महिला जो है वो 5 बच्चे पैदा करती थी। 2020 में ऑन एन एवरेज एक महिला 2.4 बच्चे पैदा करती है। तो आधी हो गई है आपकी फर्टिलिटी रेट, समझ रहे हो।
अब कहता है कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्पीडिंग अप द सोशल फिनोमेना ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक थियरी होती है जिसके अंदर जो है पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ती है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी, उसको दिखाया जाता है। जो पहली स्टेज होती है इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लगभग लगभग बराबर होती हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन स्टेबल होती है। दूसरी स्टेज में क्या होता है, दूसरी स्टेज में जो है वो डेथ रेट जो हो कम हो जाती है लेकिन बर्थ रेट जो है वो उतनी ही रहती है, तो पॉपुलेशन बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ती है, ठीक है। तीसरी स्टेज में क्या होता है, डेथ रेट और ज्यादा डिक्लाइन हो जाती है, बर्थ रेट थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू होती है लेकिन बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट, तो पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग। लेकिन चौथी स्टेज में क्या होता है, चौथी स्टेज में बर्थ रेट भी काफी कम हो जाती है और डेथ रेट भी कम हो जाती है, तो पॉपुलेशन फिर से स्टेबल हो जाती है। और एक वैसे से नेक्स्ट स्टेज भी होती है जिसमें बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से कम हो जाती है, लोग ज्यादा मरते हैं पैदा कम होते हैं, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो अलग अलग स्टेज होती हैं ये दुनिया भर में, ठीक है। इंडिया कौन सी स्टेज में है, इंडिया एक्चुअली यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि थर्ड स्टेज में है, ठीक है। बर्थ रेट डेथ रेट इंडिया में अभी ज्यादा है बर्थ रेट, बट इंडिया में बर्थ रेट काफी कम हो रही है पिछले कुछ डेकेड्स में, ठीक है। तो ये इन्होंने बेसिकली इसके अंदर कहने की कोशिश किया है। अब ये जो प्रोसेस है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाली, वो अलग अलग कंट्री में जो है अलग अलग स्पीड के साथ काम करती है, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, ब्रिटेन को 130 इयर्स लग गए, ठीक है, 1800 से लेकर 1930 तक अपनी फर्टिलिटी रेट को कम करने में, ठीक है। 1800 में ब्रिटेन में एक महिला ऑन एन एवरेज 5 बच्चे पैदा करती थी, 1930 में ऑन एन एवरेज एक महिला 2 बच्चे पैदा करती थी ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन को कितने साल लगे, 130 साल लगे 5 से 2 में शिफ्ट होने में। वही यही कारनामा साउथ कोरिया ने सिर्फ 20 सालों में कर दिया। 1965 में साउथ कोरिया में 5 बच्चे पैदा होते थे लेकिन 1985 में सिर्फ 2 बच्चे पैदा होते थे साउथ कोरिया में। तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से ना अलग अलग लेवल पे काम करता है। इस समय क्या है, जो सब सहारन कंट्रीज हैं जो सहारन डेजर्ट के नीचे की तरफ आते हैं, इनकी बर्थ रेट जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये कंट्री अभी उसी स्टैंडर्ड लेवल पे है जहां पे इंडिया 50 साल पहले हुआ करता था, 30-25 साल पहले हुआ करता था, उस स्टेज में है। तो डेवलपमेंट वहां पे अभी हुआ नहीं है। तो जिन कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होता है वहां की पॉपुलेशन जो है ग्रोथ काफी ज्यादा होती है, ठीक है, फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा होती है। तो ये कुछ कुछ इन्होंने यहाँ पे कहा है। दुनिया के जो मोस्ट एडवांस कंट्रीज हैं उनकी फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 ये के से नीचे आ चुकी है, जो कि एक रिप्लेसमेंट लेवल होता है। इवन साउथ कोरिया की जो फर्टिलिटी है वो एक्चुअली 1.05 हो चुकी है। तो साउथ कोरिया की पॉपुलेशन बेसिकली डिक्लाइन कर रही है। ये तो हो गया वर्ल्ड एस्पेक्ट। बात करते हैं इंडिया के बारे में, ठीक है। आपको पता है कि 2021 में ऑलरेडी हम लोग, हमारे जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 पहुंच चुकी है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे है। इसका मतलब आने वाले समय में इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी और उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जब इंडिया को आजादी मिली तो ऑन एन एवरेज हमारी एक महिला जो है वो 6 बच्चे पैदा करती थी, मतलब फर्टिलिटी रेट जो है वो 6 हुआ करता था, समझ रहे हो। 6 से 5 पहुंचने में हमें 25 साल लग गए, 25 साल लगे हमें 6 से 5 पहुंचने में। उसके बाद 4 पहुंचा, हमें 1990s तक हम हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो 4 तक पहुंच गई थी। 1990 में केरला इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना था जिसकी फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से कम चली गई थी। इसका मतलब ये कह सकते हो केरला जो है उसने अपना टारगेट 30 साल पहले ही अचीव कर लिया था रेस्ट ऑफ इंडिया से। जो चीज इंडिया ने 2021 में किया वो चीज केरला ने 1991 में ही कर दिया, 1990s में ही कर दिया था। रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे फर्टिलिटी रेट चला गया था। इंडिया में इस समय सिर्फ 5 स्टेट ऐसे हैं, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर, जिसकी एवरेज जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। बिहार में काफी ज्यादा है 3, मेघालय में 2.9, ये भी काफी ज्यादा मान के चलूंगा मैं। उत्तर प्रदेश में और झारखंड में, मणिपुर में, ये समझ लीजिए अगले 8 से 10 सालों में ये भी रिप्लेसमेंट लेवल से कम आ जाएगा। तो हमारी पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है लेकिन इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या कारण है इंडिया में फर्टिलिटी रेट कम हो रही है? एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शंस। एवरेज जो स्कूल है, जो एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग है जो वो बढ़ रहे हैं। हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ है। मीन मैरिज एज है वो भी बढ़ गई है, मतलब जो चाइल्ड मैरिज के केस हुआ करते थे इंडिया में वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है। तो
फर्टिलिटी रेट कम होने के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पहले पॉजिटिव वाले देख लेते हैं। इनका यह कहना है कि जब फर्टिलिटी रेट किसी भी कंट्री की कम होती है तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि उस कंट्री की जो मोस्टली जो वर्क फोर्स है वो सर्विस सेक्टर की तरफ या मॉडर्न सेक्टर की तरफ मूव कर रही है, अभी वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। तो पहला तो ये पॉजिटिव साइन हो गया। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि भाई जब फर्टिलिटी रेट कम होती है क्या दिखाता है कि वीमेन एजुकेशन जो है वहां पे इंप्रूव हो रहा है, ये दिखाता है। अब एक वीमेन जब पढ़ेगी वो खुद तो पढ़ेगी ही, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी पढ़ाएगी, उससे भी बेनिफिट होता है। तभी तो कहा जाता है जब एक मर्द पढ़ता है तो सिर्फ एक फैमिली का भला होता है, जब महिला पढ़ती है तो कई पीढ़ियों का फायदा होता है, राइट। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जब फर्टिलिटी रेट कम होती है क्या हो, इससे क्या होगा? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, बेटर हेल्थ केयर होगा, बेटर एजुकेशन मिलेगा, है ना, वो सारी सारी चीजें होंगी, जिससे इनकम भी बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, इन्होंने ये कहा। दूसरी बात ये है कि क्योंकि फर्टिलिटी रेट कम हो गया है तो कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, कम बच्चे पैदा हो रहे हैं तो जवान लोगों की संख्या बढ़ रही है, जवान लोग जो है वो ज्यादा काम करेंगे, वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ेगी, और डिपेंडेंट ग्रुप जो है वो कम हो जाते हैं। डिपेंडेंट ग्रुप मतलब समझते हो ना, जो 15 साल से छोटे होते हैं और जो 60 ईयर से प्लस होते हैं, तो इनकी जब संख्या बढ़ेगी तो लोगों के पास जो है वो इनकम उनकी इंक्रीज होगी, इनकम बूस्ट होगी, इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा, सेविंग इंक्रीज होगा, ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं। जब पॉपुलेशन कम होगी तो लैंड वाटर वगैरह के ऊपर प्रेशर कम बढ़ेगा, एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, वीमेन जो है वो ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगी। भाई सीधी सी बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर को देख लीजिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? मोस्टली जो मर्द थे, जो मेन थे, वो तो चले गए थे लड़ने के लिए फ्रंट पे, पीछे से रह गई थी महिलाएं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो वहां का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था यूरोप का या अमेरिका का, या जो सर्विस सेक्टर था, उसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले वहां पे भी महिलाएं काम नहीं करती थी बाहर निकल के। तो जब फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा तो काम करने के लिए महिलाएं जो है वो लेबर फोर्स का पार्ट बनेंगी, क्योंकि उनको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। उसके अलावा और क्या होगा? जब फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा, जनसंख्या कम हो जाएगी, तो इमिग्रेशन बढ़ेगा, इमिग्रेशन बढ़ने से जो है वो कल्चरल एक्सचेंज बढ़ेगा, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। अब ये तो सारी चीजें होगी पॉजिटिव, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे नेगेटिव भी हैं। जैसे फर्टिलिटी रेट कम होगा तो भैया ओल्ड एज, है ना, बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी, बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी तो वर्क फोर्स कम हो जाएगा, जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन कम होगा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम होगा। जापान का एग्जांपल देख लीजिए, जापान में जो है 1990s में जापान की में जो है बूढ़ों की संख्या इंक्रीज होनी शुरू हो गई थी, यंग लोग काम करने के लिए थे नहीं, और उसकी वजह से आप ये समझ लीजिए पिछले 30 सालों से जापान की जो पॉपुलेशन, जो जीडीपी है, वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ग्रोथ हो रही है, उसकी ग्रोथ हो ही नहीं रही है, 0.2%, 0.3%, इससे ज्यादा नहीं हो रही है। इसलिए तो जापान के अंदर जो है रोबोट्स को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वहां पे काम करने के लिए यंग लोग है ही नहीं। 30% से ज्यादा लोग जापान में जो है वो 60+ हैं, सोच के देखिए। तो यंग लोग भैया जब नहीं होंगे तो काम कौन करेगा, है ना, ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन विच विल टर्न अफेक्ट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, तो टोटल हमारा जीडीपी भी जो है कम हो सकता है, राइट। अब कुछ लोगों का ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि भाई अगर पॉपुलेशन कम होगी तो हम लोग क्या करेंगे, रोबोट्स को इंक्लूड कर देंगे, ऑटोमेशन कर देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड कर देंगे, कंप्यूटराइजेशन बढ़ा देंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगा। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जब लोग ही कम होंगे तो भैया इनोवेशन कौन करेगा? रोबोट इनोवेशन थोड़ी कर सकता है यार, है ना। रोबोट की जो क्रिएटिव कैपेसिटी थोड़ी होती है, उसमें तो चाबी भरो वो चलेगा, प्रोग्रामिंग करो वो चलेगा। तो जब लोग कम हो जाएंगे तो नया इनोवेशन बंद हो जाएगा। रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से इनोवेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ समय के लिए तो पॉपुलेशन जब फर्टिलिटी रेट कम होती है बेनिफिट होता है, लेकिन एक लेवल के बाद वो बेनिफिट होना कम शुरू हो जाता है, ठीक है, वो बर्डन बन जाता है हमारे लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लोग कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ानी है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन बढ़ाइए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करिए, ताकि लोग ज्यादा उम्र तक काम कर सकें, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। जैसे अभी वो लोग 60 पे रिटायर हो जाते हैं, अगर आपको उनका हेल्थ अच्छा होगा, न्यूट्रिशन बढ़ेगा, तो वो 65 या 70 तक भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कम पॉपुलेशन हो रही है उसको कंपनसेट कर सकते हैं। लेबर मार्केट के अंदर जो है रिफॉर्म करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं काम करने के लिए एनकरेज हों,
ठीक है, जो मैरिड हैं और जो नॉन मैरिड हैं दोनों महिलाएं जो है वो जो है आना चाहिए। अभी आप ये देख लीजिए कि इंडिया जैसी कंट्री में जो है 60-70% तो औरतें काम ही नहीं करती हैं, मतलब बाहर निकल के इंडस्ट्री में, है ना, वो तो घर में ही रहती हैं। तो अगर लेबर लॉ फ्लेक्सिबल होंगे, वीमेन फ्रेंडली होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है वो काम करने के लिए बाहर जाएंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे जर्मनी में हुआ, जर्मनी की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई थी, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लेबर रिफॉर्म करने शुरू कर दिए, पेरेंटल लीव देना शुरू कर दिया, है ना, मैटरनिटी बेनिफिट देना शुरू कर दिया, तो महिलाएं भैया ऑफिस में जाने लगी, काम करने लगी। डेनमार्क में तो इवन जो आईवीएफ होता है ना, बच्चे पैदा करने की जो टेक्निक होती है, वो फ्री कर दी गई है डेनमार्क में। इवन पोलैंड के अंदर जो है कैश पेमेंट दिया जाता है। अगर एक से ज्यादा बच्चे अगर पैदा होते हैं ना, 2 से बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, तो कैश पेमेंट दिया जाता है, मंथली पेंशन दी जाती है पोलैंड के अंदर। इवन रशिया के अंदर भी 13 लाख रुपए की पेमेंट दी जाती है अगर आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हो, इवन 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हो। रशिया के अंदर तो ऑफिस की छुट्टी दी जाती है बहुत बार, कि जाओ छुट्टियां मनाओ, जो है बच्चे पैदा करो, क्योंकि रशिया की पॉपुलेशन कम हो रही है। समझ रहे हो? 1950s में 60s में रशिया में कॉन्सेप्ट हुआ करता था मदर हीरोइन, जिसमें महिलाओं को यह एनकरेज किया जाता था कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करें। ठीक है, मदर हीरोइन का कॉन्सेप्ट होता था, इसका पोस्टर है, जहां पे एक महिला होती थी, वो 10 बच्चे पैदा करती थी, उनको पालती थी, तो उसे हीरोइन का दर्जा दिया जाता था, सुपरस्टार का दर्जा दिया जाता था। रशिया के अंदर ये दोबारा से किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो बच्चे पैदा करें, है ना। बच्चे पैदा करने को नेगेटिव ना समझा जाए, बच्चे पैदा करने को वीमेन एम्पावरमेंट समझा जाए। ऐसा बहुत सारी देशों में किया जा रहा है। जर्मनी में एक और चीज की गई थी, आपको पता है ना, सीरिया से बहुत सारे इमिग्रेंट्स को जर्मनी के अंदर अलाउ कर दिया गया था, क्योंकि जर्मनी की में वर्क काम करने के लिए लोग ही नहीं है भाई, लेबर ही नहीं है। ये सारी चीजें भी की जा सकती है। अभी प्रेजेंट में एग्जांपल दे सकते हो, कनाडा का एग्जांपल दे सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दे सकते हो। ये बहुत सारा माइग्रेंट्स को वेलकम करते हैं अपनी कंट्री में, स्किल्ड वर्कर्स को वेलकम करते हैं। तो इंडिया से, चाइना से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जाते हैं, ताकि उनकी जो है डिमांड फुलफिल हो सके। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो आज हम लोगों ने अच्छा ये आर्टिकल किया है पॉपुलेशन वाला, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पॉपुलेशन इश्यूज। तो आप ये कह सकते हो, ठीक है, आराम से यहाँ से एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि भाई डिस्कस द, सिंपल सा क्वेश्चन लिखेंगे, डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव implications of low fertility rate। ठीक है, तो 150 वर्ड्स में है, और आप जो भी आर्गुमेंट दो तो उसके एग्जाम्पल अगर साथ में देते हो तो आपका आंसर काफी बेटर हो जाता है। तो हमेशा आंसर वगैरह देने की, एग्जाम्पल देने की कोशिश किया करो। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही था। आर्टिकल कम थे लेकिन ठीक है, कुछ आर्टिकल अच्छे लगे आज। तो इसी के साथ जो है आज के एनालिसिस को हम लोग खत्म करते हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो है एस्पिरेंट, वो वीडियो को लाइक करे बिना एंड नहीं करेगा। आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, एक बटन क्लिक करके थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दीजिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।